नमस्कार, मैं हूं मृगेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की कैबिनेट में 3 और मंत्री शामिल हुए हैं। गुरु खुशवंत, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव। 3 मंत्री बनने के बाद छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार हुआ है जब मंत्रियों की संख्या एक और बढ़ गई है। मंत्रियों की संख्या बढ़ने को लेकर, मंत्रियों की नियुक्ति को लेकर तमाम तरह की बातें आ रही हैं। कांग्रेस जो है आरोप लगा रही है, कांग्रेस ये कह रही है कि कांग्रेस से गए 2 नेताओं को मंत्री बना दिया गया और भाजपा के लोग दरी बिछाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कुछ सवाल और भी हैं। इन सब सवालों पर आज बात करेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी का क्या पक्ष है, कांग्रेस किस तरीके से अटैकिंग मूड में है, इन सब पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आप हमारी एक रिपोर्ट देख लीजिए जिसमें नेताओं के बयान भी हैं कि किस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। मैं गजेंद्र विश्राराम यादव, मैं गुरु खुशवंत साहिब, मैं राजेश अग्रवाल सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता को लक्ष्य करके ये मंत्रिपरिषद बनी है, विभागों का बंटवारा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जो उसके कार्यकर्ता हैं वो केवल दरी उठाने और झंडा लगाने के लिए हैं। जो दूसरे दल से आते हैं वो उसको फिर बड़ी कुर्सी मिलती है। तो आपने नेताओं के बयान सुन लिए। कांग्रेस इस विषय पर और ज्यादा आक्रामक है। एक और मुद्दे को लेकर कांग्रेस आई है। उन्होंने जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनको मंत्री नहीं बनाने को लेकर भी मुद्दा बनाया है और एक पोस्टर भी जारी किया है। पूर्व मुख्यमंत्री का बयान भी है। इन सब विषयों पे आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ के.एस. चौहान जी हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। धनंजय ठाकुर जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी हैं। आज हम इन तीनों से समझेंगे कि ये पूरी पॉलिटिक्स क्या हो रही है। सबसे पहले के.एस. चौहान जी आपके पास आऊंगा। कांग्रेस जो है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बहुत एग्रेसिव है। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। सीनियर लीडर को मंत्री नहीं बनाने पर पोस्टर जारी कर रही है। पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रहेगी मंत्रिमंडल विस्तार पर और कांग्रेस के सवाल पर? देखिए पांडे जी, कौन क्या बोलता है इससे हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको इससे जरूर फर्क पड़ता है कि जो छत्तीसगढ़ की जनता है वो क्या सोच रही है, वो क्या कर रही है, उसने क्या आदेश दिया था। हम काम के पीछे जा रहे हैं, हम नाम के पीछे नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात यह है, हमारा जो काम है वो 10 मंत्री हो, 13 मंत्री हो या 14 मंत्री हो, हम काम जो कर रहे थे वही काम करते रहेंगे, अपनी विचारधारा के अनुसार करते रहेंगे और जो भी निर्णय होंगे वो सिर्फ एक मंत्री नहीं लेगा, क्योंकि ये एक इंसान की पार्टी नहीं है, ये पूरे दल की पार्टी है। और उसके बाद वो दल जिसको छत्तीसगढ़ की जनता ने चुना हुआ है, वो दल जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए काम करता रहेगा। ये हमारा मेन है। अब इनकी बात आ जाइए। ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिला देता हूं आपके प्रसिद्ध चैनल पे पांडे जी कि जैसे इन्होंने सरकार चलाई वैसे हमारे मंत्री सरकार नहीं चलाएंगे। मैं ये विश्वास दिला देना चाहता हूं पांडे जी कि उनका एक विजन रहेगा, टेलीविजन नहीं रहेगा। मैं ये विश्वास दिला देना चाहता हूं पांडे जी कि कोई भी मंत्री उसका जब पद खत्म हो जाएगा तो कोई अपने घर एसी और कुर्सी टेबल लेके नहीं जाएगा। मैं ये आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं पांडे जी कि किसी भी मंत्री को आरोप में सलाखों के पीछे नहीं डाला जाएगा। मैं ये भी विश्वास दिला देना चाहता हूं पांडे जी कि कोई भी मंत्री का लड़का सलाखों के पीछे नहीं रहेगा। मैं ये भी विश्वास दिला देना चाहता हूं पांडे जी कि कोई भी मंत्री को कोई भी आरोपी जो है वो वीडियो में आके ये नहीं बोलेगा कि 502 करोड़ रुपए खाए हैं। मैं ये भी विश्वास दिला देना चाहता हूं पांडे जी। बहुत सारे भरोसे आपने पैदा कर दिए चौहान जी। धनंजय जी के पास आऊंगा। धनंजय जी, आप लोग सीनियर नेताओं की बात करते हैं और यहाँ के.एस. चौहान जी बहुत सारे आरोप लगाए, बोले हैं कि
ऐसा जो कांग्रेस सरकार की वो वैसा नहीं है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी? एक कहावत है मृगेन जी, सैया भाई कोतवाल तो डर किस बात का। जब और चोर दिल्ली में बैठा है तो यहाँ जो चोरी हो रही है वो कैसे बचे नहीं रहेंगे। पर ये भूल जाते हैं सत्ता परिवर्तन होता है, सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त होता है। तो इनका जो अहंकार है, सूर्यास्त होने के बाद ये सारे लोग जेल में जाएंगे। जिस प्रकार से प्रदेश में जनता के जो योजनाओं पे चोरी हो रहा है, महतारी वंदन योजना में चोरी हो रहा है, महिला एवं बाल विकास विभाग में जो आंगनबाड़ी केंद्रों को जो सामान सप्लाई हुआ उसमें चोरी हो रहा है, जिस प्रकार से निर्माण कार्यों में चोरी हो रहा है, तो आम जनता के खजाने में जो चोरी हो रहा है, शराब में जो चोरी हो रहा है, ये सारे लोग जेल जाएंगे। और अभी इसलिए जा पाएंगे कि चोर चोर मौसरे भाई, ऊपर में बड़ा चोर बैठा है तो छोटे चोर को कौन हाथ डालेगा। तो जाएंगे जेल तो जरूर है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, केएस चौहान जी कह रहे थे कौन क्या बोलता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इनको इसलिए फर्क नहीं पड़ता है, इनको अपने मालिक अडानी को खुश करना है। इनको इस प्रदेश के किसान के, प्रदेश के नौजवान को, प्रदेश के माता बहनों को खुश नहीं करना है। वो चिल्लाते रहे। आज देखे ना, अभी कुछ देर पहले वो जो रिटायर्ड शिक्षा कर्मी के जो धर्म पत्नी है, जो दिवंगत हो चुके थे, माफ रिटायर बोल दिया था, जो सस्पेंडेड थे, दिवंगत थे, अनुकंपा नियुक्ति वाले, वो गृह मंत्री विजय शर्मा के घर जाकर धरना दे रहे। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो विधानसभा चुनाव के पहले उन्हें जो दिवंगत शिक्षक है, विधवा जी बहने जो है, उनको जाकर आश्वासन दिए थे, यही विष्णु देसाई जी, यही डॉक्टर रमन सिंह जी, यही डॉक्टर ओपी चौधरी जी, यही विजय शर्मा जी, उनकी सरकार बनते ही 10 दिन के भीतर उन दिवंगत शिक्षकों के पत्नी को परमानेंट कर देंगे, नियुक्ति दे देंगे। मुख्यमंत्री जी राखी भी बंधवा लिए, लेकिन आज उनसे नियुक्ति दिया नहीं गया, वजह समय का पैकेट मिलने को उत्तर नहीं है। तो इनको तो फर्क पड़ना नहीं, अडानी खुश होना चाहिए, इनकी कुर्सी बची रहेगी। ठीक है। अभी मुद्दा मंत्रिमंडल विस्तार है और उसके बाद कांग्रेस जो काउंटर कर रही है। उचित शर्मा जी के पास आऊंगा। उचित जी, आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार को आप किस तरीके से देखते हैं, और जो कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है सीनियर लीडर को बाहर कर दिया गया, ये दोनों, इन दोनों को आप किस तरीके से देखते हैं? मृगेन जी, इस कैबिनेट विस्तार को अपना अपना देखने का लोगों को नजरिया है। मेरा ये मानना है कि अब राजनीति में और भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठतम, अनुभव, सीनियर, कौन कितने मैंडेट से आया, कितने डिफरेंस से आया, कितने वोटर डिफरेंस से आया, कौन सीनियर हो चुके, कोई मायने अब नहीं रहेंगे। ये सब बात को तवज्जो नहीं है। कौन कितना क्षेत्रवाद में लाजिम बैठ रहा है और कौन कितना सामाजिक ताने बाने या सोशल इंजीनियरिंग जिसको हम कहते हैं उसमें फिट बैठ रहा है, उसको वरिष्ठता और तवज्जो दी जा रही है। वो दौर गया कि कौन सीनियर है उसको तवज्जो होगी, मिनिस्टर होगा, बातें होंगी, कौन कितनी लीड मार्जिन से आया ये तय होता था। अब ये दौर खत्म हो गया है। आप देखिए, अब मैं उदाहरण भी दे रहा हूं आपके साथ कि जब यादव जी की बात करें दुर्ग की, तो यादव जी को, एक यादव समाज में एक बड़े लीडरान की आवश्यकता तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उसका फिगर यह है कि क्वांटिफाइबल डाटा में आप भी जानते हैं कि उनका रेशियो काफी ऊपर है। सेकंड नंबर के पायदान में यादव समाज आता है और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई बड़ा नेता है नहीं। वो यादव नेता हर तरफ से ढूंढ रहे थे। आपने गौर किया कि पंचायत स्तर से लेकर जनपद तक के वो यादव लोगों को उनकी सर्चिंग चालू थी। अपने पास कोई जीत क्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, तो उनको तवज्जो मंत्रिमंडल देना एक आवश्यकता। ये बिहार को संदेश मैं नहीं मानता कि छत्तीसगढ़ से बिहार को संदेश जाना ये कोई मैसेज नहीं है, अनटिल अनलेस राज्यपाल या सीएम का मैसेज। बिहार को क्या संदेश जाएगा? हेमचंद यादव भी तो डॉक्टर रमन सिंह की सरकार में मंत्री थे। हाँ, तो ये अभी अब देखिए उनका तो उनका वो अब उनका देहांत हो चुका है, तो एक बड़े लीडर की आवश्यकता जो है यादव समाज की वो खोजी जा रही थी। तो एक सामाजिक ताना बाना के तहत आरएसएस बैकग्राउंड ऐसा नहीं कि अमर अग्रवाल जी का नहीं है, आप भी जानते हैं कि उनके पिता क्या थे क्या है। तो आरएसएस का बैकग्राउंड उतना बड़ा नहीं है, कई लोग के आरएसएस का बैकग्राउंड कई नेताओं के पास है, लेकिन यादव समाज से बड़े नेता दुर्ग से आना ये उसको तवज्जो दी गई है। दूसरी चीज की खुशवंत सिंह, फिर मैं कहूंगा कि ये क्षेत्रवाद का एक ज्वलंत उदाहरण है।
कि चूंकि क्षेत्र में रायपुर संभाग से आप देखिए कि केवल एक मंत्री है, दूसरे मंत्री लेना था तो उस समाज से ले कि एक मैसेज भी जाए, तो वो क्षेत्रवाद भी वहां पर डेवलप होगा। एक क्षेत्रवाद, एक सामाजिक ताना बाना था, एक क्षेत्रवाद का ताना बाना है। उस समाज को भी, जैसे 13% उनके वोटर है, उनको भी लाजिम है कि अब ये जो मैं कहना वैसे चाह रहा हूँ। उचित जी, रायपुर संभाग से ही लेना था तो अजय चंद्राकर भी आ सकते थे, लेकिन वो एससी वर्ग से नहीं आते हैं, ये बड़ा कारण रहा होगा। के.एस. चौहान जी के पास आऊंगा। क्या लगता है, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, कांग्रेस ने पोस्टर जारी किया जिसमें 9 नेताओं का जिक्र है। विक्रम उसेंडी जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, लता उसेंडी हैं, लता तमाम उसेंडी। लोगों का नाम है जिनका चल रहा है। क्या लग रहा है कि इस मंत्रिमंडल रिसफल के बाद वो नेता खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं, खुद को पार्टी से अलग थलग महसूस कर रहे हैं और ये मानने को तैयार हो गए कि अब उनकी उपयोगिता नहीं रह गई है पार्टी में? देखिए पांडे जी, मैं फिर वही बात कर रहा हूं आपसे, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। वो वही बात बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो रीति नीति के हिसाब से चलता है, वो उस हिसाब से चलता है, जो पार्टी बोलती है वही करता है। आप खुद देख लीजिए, आज मंत्रिमंडल हुए कितना समय हो गया, लेकिन क्या किसी ने भी अपना अनुशासन तोड़ा है? नहीं। हम 2019 पे चलते हैं पांडे जी। 2019 में पूरे के पूरे हमारे सांसद बदल दिए गए थे और हमारी सीटें आई थी 11 में से 9। उसके बाद हम 2024 में चलते हैं पांडे जी, तो उस समय आई थी 11 में से 10 सीटें आई और उस समय भी 9 सांसद बदल दिए गए थे। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अपनी विचारधारा से चलने वाली पार्टी है। दूसरी बात, अभी यादव जी की बात हो रही, तो यादव जी मैं बता दूं पांडे जी, आपके प्रसिद्ध चैनल, देखिए नीति कहां लेके आती है। जिस यादव जी को आज मंत्री बनाया गया है, शिक्षा मंत्री, उस यादव जी के पिताजी विश्राराम यादव जी ने पूरा जीवन दिया है अपना स्कूलों को, बच्चों को शिक्षा करना है। सरस्वती मंदिर जो शिशु मंदिर है, उसके लिए अपना पूरा जीवन दिया और उनके पुत्र को आज शिक्षा मंत्री बना दिया महावीर नीति। ये यादव जी सिर्फ यादव हैं, इस वजह से ही सिर्फ मंत्री नहीं बनाए गए हैं, उनका बैकग्राउंड भी आप देखिए। और शिक्षा मंत्री ही क्यों, दूसरे भी मंत्री बनाए जा सकते थे, लेकिन क्यों शिक्षा मंत्री? और मैं उनके साथ रहा हूं और उनका जो विश्राराम यादव जी का जो मतलब इंटेंशन रहता है कि हम बच्चों के लिए और प्रशिक्षण के लिए क्या करें, वो मैं उनके साथ रहा हूं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जिस आदमी ने पूरी जीवन दिया है शिशु मंदिर के लिए, उसके पुत्र को आज शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। मैं धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी का। दूसरी बात, आज ये बोल रहे थे कि ये सब जेल जाएंगे, बहुत ही निचले स्तर का आज हमारे साथी प्रवक्ता ने एक शब्द यूज किया है, जो कि मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि हमारा देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है। जिस देश ने प्रधानमंत्री रहते हुए एक प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा कर दिया था, 6 साल के लिए उनको बैन कर दिया गया, तो वो तो इमरजेंसी ने उनको बचा दिया, उसी संविधान ने उनको बचा दिया। इस संविधान को जोड़ तोड़ करके उन्होंने अपनी बात रखी। लेकिन चौहान जी, एक सवाल मैं करना चाहूंगा। अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कल और उन्होंने कहा कि हमारी जब सरकार आई थी तब हम भी एक मंत्री पद बढ़ाने के लिए केंद्र में पत्र लिखे थे, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। तो मैं थोड़ा स्पष्ट जानना भी चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद ये मंत्रिमंडल विस्तार में एक मंत्री पद बढ़ाया गया है या क्या है, स्थिति क्या है? चौहान जी, आवाज नहीं आ रही है। धनंजय जी, आपके पास आऊंगा। चौहान जी से जैसे ही संपर्क होगा उनसे फिर सवाल करूंगा। आप लोग बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की चिंता करते हैं, पोस्टर जारी किया। कांग्रेस पार्टी में भी तो बहुत सारे वरिष्ठ थे जो मंत्री नहीं बन पाए, चाहे धनेन्द्र साहू की बात करें, अमितेश शुक्ला की बात करें, अरुण वोरा की बात करें, लोग बराबर नाराज रहते थे। क्या उस समय आप लोगों को अपने वरिष्ठ नेताओं की याद नहीं आई? मृगेन जी,
मुझे ऐसे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल का गठन किया है और जिस प्रकार से अनुभवी नेताओं को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं दिया गया है, इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ जो सरकार है उसको सरकार में बैठे लोग नहीं चलाते, उसका रिमोट कंट्रोल अडानी के पास में है। ये कठपुतली सरकार है, इन्हें अनुभवी लोगों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अनुभवी लोग तब चाहिए जब अब सरकार चलाना होगा। अब सरकार ही कोई दूसरा चला रहा है, वहां इस अनुभवी की आवश्यकता। पहली बात आपने पूछा, आपके सरकार में नहीं थे तो हमारे सरकार में तामसा साहू जी वरिष्ठ नेता थे, टीएस सिंहदेव जी वरिष्ठ नेता थे, शिव कुमार डहरिया जी वरिष्ठ नेता थे, अमरजीत भगत वरिष्ठ नेता थे। हमने तो सभी को उसमें समान अवसर दिया है, सभी को उसमें जिम्मेदारियां दी है, संसदीय सचिव भी हमने बनाया, उसमें सबको अवसर मिला। सवाल ये उठता है ना कि भारतीय जनता पार्टी आखिर अजय चंद्राकर जी से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है, राजेश बुरत जी से पीछा क्यों छुड़ाना चाहती है, अमर अग्रवाल जी से पीछे क्यों छुड़ाना चाहती है, धर्मलाल कौशिक जी से पीछे क्यों छुड़ाना चाहती है। इनके मंत्रिमंडल में बता दीजिए एक बार वही लोग का नाम हो तो। इसका कारण समझना, क्योंकि ये सरकार कठपुतली सरकार है, ये सरकार का नियंत्रण अडानी के हाथ में है, ये सरकार के नियंत्रण किसी और के रिमोट कंट्रोल से है, तो अनुभवी लोग का आवश्यकता नहीं है। बिजमोहन अग्रवाल जी को तो पहले यहाँ से अलविदा कर दिया। किसी और से है। उचित शर्मा जी के पास आऊंगा, आपको क्या लगता है नए लोगों को मंत्री बनाना क्या किसी तरह का अपराध है, या नए लोग, क्योंकि विधायकों से ही मंत्री चुने जाते हैं, सांसदों से ही मंत्री चुने जाते हैं, केंद्र सरकार में भी पहली बार के कई सांसद हैं जो मंत्री हैं, तो क्या ऐसा नहीं एक गलत दिशा में पॉलिटिक्स नहीं जा रही है कि नए लोगों को मंत्री बनाना ठीक नहीं है? उचित जी। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। आप इसको समझिएगा कि अब वो सीनियर को उतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जितना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जितने नई चीजों को दे रहे हैं, क्योंकि भारत हमारा प्रदेश एक युवा है, युवाओं को जितने तवज्जो नई पौध तैयार कर रहे हैं। भाजपा में ये ट्रांसफॉर्मेशन चालू है जो आप और हम देख रहे हैं। आप जितने यूथ और यात्रा रहेंगे उनको आप समझिएगा कि ये उनको तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये मंत्रिमंडल भी उन्होंने नया थ्योरी लेके आई, नए समीकरण लेके आए कि उन्होंने अगर हम सीनियर को तवज्जो देंगे तो सबको देना पड़ेगा। तो उन्होंने नया फॉर्मूला इजाद किया है और नए तरीके से नए जो जूनियर है, पहली बार के जो लोग आए हैं, उनको इम्पोर्टेंस उन्होंने दी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे प्रयोग करते रहती है। और अभी आने वाले समय में चुनाव में तो 28 में आप देखेंगे काफी यूथ नए लोग को तवज्जो और भी ज्यादा होगी, नए लोगों को और मौका मिलेगा। वैसे राजनीतिक पार्टियों को देना भी चाहिए, क्योंकि देश जो है अभी फिलहाल देश की औसत आयु 45 वर्ष है, युवा ही माना जाएगा देश को, और जो मंत्रिमंडल है वो उसमें भी युवाओं को मौका मिल रहा है। धनंजय जी, क्या बीजेपी से सीख लेते हुए कांग्रेस भी अगले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका देगी और मंत्रिमंडल में जगह देने की कोशिश करेगी? कहीं आपकी सरकार जाने के पीछे ज्यादा अनुभवी लोगों को मंत्री बनाना तो नहीं है? सीख उससे लिया जाता है जिसकी कोई उपलब्धि हो। अब वोट चोरी का सीख थोड़ी लेंगे भाई, प्रदेश में जो सरकार है वो अडानी चला रहे, उसकी सीख थोड़ी लेंगे हम लोग। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, सरकार भूपेश बघेल चलाते थे, सरकार के जो मंत्री थे विभाग चलाते थे। यहाँ तो पता नहीं चलता सरकार कौन चला रहा है, मंत्री की विभाग कौन चला रहा है, निर्णय कौन ले रहा है। हमको इनसे सीख लेने की आवश्यकता नहीं है, पहली बात। अगर दूसरी बात, अगर युवाओं को मौका देने का अवसर है तो 75 साल के नरेंद्र मोदी जी हो गए हैं, 75 साल के मोहन भागवत जी हो गए हैं, और विष्णु साय जी कौन से युवा है भाई? तो बड़े पद में अगर आप युवाओं को देते समझ जाता, हाँ ये युवाओं को मौका देना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद 75 साल में चलता है, लेकिन धर्मलाल कौशिक जी को मंत्री बनाना है तो बुजुर्ग हो जाते हैं। मोहन भागवत जी आरएसएस का प्रमुख बन सकते 75 साल में, लेकिन अजय चंद्राकर जी को बनाना है तो वो हो जाते। मतलब ये तो ऐसा है ना, नीति न नियम न कोड, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में है। हम भी युवाओं को अवसर देते हैं, युवाओं को अवसर मिलना चाहिए, पर दिखना चाहिए ना। ठीक है धनंजय जी। के.एस. चौहान जी का क्या है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आ रहे हैं जा रहे हैं, अभी जुड़े हैं, आपके सारे सवालों का जवाब ले लेता हूं। आप लोग जो है शीर्ष पदों पे तो ज्यादा उम्र वालों को बिठाते हैं और नई पीढ़ी युवाओं को लाते, दूसरा इनका कहना है कि रिमोट कंट्रोल से सरकार। देखिए पांडे जी, कोई भी परिवार हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, कोई भी सिस्टम 2 ई से चलता है, और वो 2 ई है एक्सपीरियंस और एनर्जी। ये दोनों चीजें होनी चाहिए,
अगर दोनों चीजें होती हैं, और हमारे मंत्रिमंडल में भी एक्सपीरियंस भी है और एनर्जी भी है। दूसरी बात, आपने ये देखा होगा कि हमारे देश में जो आज से 25 साल पहले जितने एक्सपीरियंस होल्डर आईएएस आईपीएस ऑफिसर थे, आज उतने नहीं। आज यंग लोग भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर, उनकी तादाद ज्यादा बढ़ गई है। वो क्यों है? और आज सिस्टम और ज्यादा कड़क है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि कोई एनर्जेटिक या कोई युवा आएगा तो वो सिस्टम को चला नहीं पाएगा। अनुभवी सोच जरूरी है, लेकिन अभी की सोच भी जरूरी है, वो भी जरूरी है। तो हम एक देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो कैसे बढ़े, वो कैसे? लेकिन चौहान जी, धनंजय जी कह रहे हैं कि देश को आप लोग चला ही नहीं रहे हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, उसमें अनुभवी लोगों की जरूरत नहीं। धनंजय जी का कहना है। सुनिए, ये धनंजय जी अपनी पार्टी के हिसाब से बोल रहे हैं, मैं उनके कसूर नहीं निकालता हूं। हमारा जो सिस्टम, अच्छा बता दो सरकार कहाँ चल रहा है? बिहार से, अहमदाबाद से, दिल्ली से, कि अडानी कार्यालय से? बता दो कहाँ चल रहा है। मैं जवाब दे दूं धनंजय जी, मैं जवाब दे देता हूं। ये सरकार चल रही है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सोच से। ये सरकार चल रही है, क्या जंगल को बेचना, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल बाप के नाम, ये आपकी सोच है? ऐसे बात नहीं होगी पांडे जी। बोलो चौहान जी, बोलो। करके बात करेंगे। चौहान जी बोलिए। पांडे जी, मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी की सोच से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से, और भारतीय जनता पार्टी के जो कैसे चौहान जी लग रहा है नेटवर्क फिर उनका गड़बड़ हो गया, आवाज नहीं आ रही है चौहान जी की। उचित शर्मा जी आपके पास आऊंगा। चौहान जी का नेटवर्क फिर दिक्कत कर गया है। उचित जी, क्या लगता है कि जिस तरीके बीजेपी ने एकदम नए लोगों को 8 जो नए मंत्री हैं उनको टीम में शामिल किया है और अगले 3 साल का जो चुनावी रोड मैप, चुनाव में जाएंगे 3 साल बाद, तो क्या लगता है कि ये टीम जो 2028 और 2029 में चुनाव होने वाले हैं उसके लिए एकदम मुफीद रहेगी? इस टीम को ही कंटिन्यू करके बीजेपी अगला चुनाव जीतना चाहेगी? जी, इससे एडवांस रूप में वो चलेगी, इससे यंग लोगों को लेके आएगी। आप देखिए कि जिस तरीके से नए लोगों को मौका भी दे रही है, वो टिकट बंटवारे में भी आप यही हाल देखिएगा। भारतीय जनता पार्टी में यही है कि आप जितने नए चेहरे, जितने फ्रेश चेहरे, उनका अपना एक आकलन है कि जितने फ्रेश चेहरे हैं इनकी हार की संभावनाएं कम रहती है, इनके काले गड्ढे, काले कारनामे रहते नहीं। तो उनकी अपनी सोच और रिसर्च उस पर मौजूद है और यूथ को तवज्जो देने के लिए वो कभी पीछे नहीं हटते। तो नए चुनाव में भी इसी तरीके से जाएगी और एक सदी हुई सोच और समझ भारतीय जनता पार्टी की है। लेकिन ये बात भी देखना जरूरी है कि क्या ये एक समीकरण के लिए लाया गया है, लेकिन इसके पीछे आप कितना भी यूथ बोल रहे, लेकिन हकीकत तो जो क्षेत्रवाद और जो सोशल इंजीनियरिंग जिसके लिए परे जाना चाहिए, राजनीति से दूर होना चाहिए। इनके प्रथम प्रश्न में भी अगर आप देखें, इनके बायलॉज देखें, तो आप बायलॉज में आप ये देखिएगा, जात पात क्षेत्रवाद से दूर हम राजनीति करेंगे। तो जात अब राजनीति वहां वो खत्म हो गई, अब तो क्षेत्रवाद भी हावी है, समाजवाद भी हावी है। आप समाज से सबसे ज्यादा वोटर होंगे, बाकी परिवारवाद तो सभी जगह रहता है। अभी जो चौहान जी एग्जांपल दे रहे थे कि चूंकि उनके पिता बहुत अच्छे शिक्षक थे और उन्होंने पूरी जिंदगी शिशु मंदिर में दी, इसलिए तो क्या ऐसा नहीं है? वो पहले 21 वर्ष का पहला सबसे युवा पार्षद रहा है, उसकी खुद की अपनी आइडेंटिटी है। वो एक डिप्टी महापौर के 5 बार के पार्षद को वो हरा के आए। 35 वर्ष की आयु में वो राज्य के स्काउट गाइड के आयुक्त थे। उन्होंने हेमचंद यादव को चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। 2008 में उनकी भूमिका अहम रही है। तो वो परिवारवाद में, मैं अच्छे नेता को परिवारवाद का एक उदाहरण मैं जाने में दे रहे हैं चौहान जी अपनी पार्टी के, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। और जो वो बार बार कह रहे थे कि पांडे जी ये बताएंगे, पांडे जी पिता का नाम तो बेटे के साथ आता ही है ना उचित जी?
नहीं नहीं, देखिए आइए तो भाई आप देखिए कि वो आता है तो भी फिर वो परिवारवाद भी लोग कहेंगे। तो परिवार पिता का नाम तो आना ही चाहिए। अब मोतीलाल अरुण वोरा जी के साथ हमेशा से मोतीलाल वोरा जी का नाम आया है ना, तो इसके उनकी मैं कह रहा साथ हूं। और में एक पॉजिटिव बोल रहा हूँ, और पॉजिटिव, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, और पॉजिटिव विश्रा राम यादव जी का सम्मान है, प्रदेश बड़ा सम्मान करता है, और एक उच्च कोटि के शिक्षक और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। बच्चा बच्चा उनको जानता है, प्रदेश का हर व्यक्ति उनको जानता है, उनका सम्मान है। लेकिन मैं कहूंगा इससे परे ये उनके लिए भी और सम्मान की बात होगी अपने बेटे के लिए सुनने के लिए, कि उन्होंने भी अपनी एक अलग पहचान और अलग मेहनत बनाई है। जी उसने बहुत अपने सही उन्होंने बोला। अपने दम पे टिकट पाई है। मैं नहीं कहूंगा कि चूंकि विश्राम यादव के सुपुत्र है इसलिए उन्हें टिकट मिली, नहीं, वो योग्य है। वो 21 से ठीक 21 वर्ष की ठीक उम्र है। में भी वो योग्य थे। धनंजय जी आपके पास आऊंगा। धनंजय जी, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया, जिस तरीके से देवेंद्र यादव बिलासपुर दुर्ग में सक्रिय हैं और बड़ा बड़ा नाम होते जा रहे हैं, आपकी पार्टी उनको अचानक बड़ा करते जा रही है, वो एक फैक्टर है कि यादव वोट बैंक बीजेपी के साथ जाए या कांग्रेस के साथ जाए, इसलिए गजेंद्र यादव को चुना गया है? देखिए, गजेंद्र यादव को सिर्फ इसलिए मंत्री बनाया गया है क्योंकि उनके पिता आरएसएस से थे, और भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद, हाँ है, आरएसएस में है, और भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद के खिलाफ होने का दावा कर रही थी ना, आज तो दिख गया भाई। भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन आरएसएस के नेता के पुत्र को आपने बना दिया, तो आपके पास तो नीति नियत है ही नहीं। आप कांग्रेस पर लाख आरोप लगा दें। चुनावी राजनीति में है ना, वो उनके पिता चुनावी राजनीति में थोड़े थे। परिवारवाद तो आरएसएस का राजनीति करती क्या? आरएसएस का काम भारतीय जनता पार्टी का झंडा, बैनर, पोस्टर बांधना है। आरएसएस का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ और प्रोपेगेंडा प्रचारित करना है। आरएसएस का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगना है। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? और राजनीति क्या होता है? यही तो होता है ना। मोहन भागवत जी सीधे राजनीति मानने के लिए इसलिए डरते हैं क्योंकि जिस दिन वो चुनाव लड़ेंगे आरएसएस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन क्या मोहन भागवत जी अपील नहीं करते भाजपा को? हम तो क्या व्हाट्सएप जो ग्रुप बना के रखे हुए हैं, ये जो 65 लाख क्या बताते, 65,000 क्या संकल्प बताते, इनका क्या काम है? ये 65 लाख 75 लाख जो संकल्प बताते, कभी आपने सुना कि आरएसएस के 75 लाख संकल्प महंगाई के नाम से जनता की लड़ाई लड़े हैं? क्या 75 लाख संकल्प ने सुना कि कभी रोजगार के लिए लड़ाई लड़े हैं? कि आरएसएस के 75 लाख संकल्प के बारे में सुना कि हत्थे और तमनार का जंगल जो काटा जा उसके खिलाफ खड़े हुए हैं? ये तो आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट बनाने का काम करता है। तो आप इसको राजनीति नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? तो ये तो परिवारवाद हुआ ना। पर्दे के पीछे रह के भाजपा के लिए वोट करना और राजनीति मिल जाए तो उसका पद प्राप्त करना, मलाई खाना। क्योंकि सीधा तो आ नहीं सकते, क्योंकि इनके पास ना तो नीति है ना नियत है। आप इतने प्रकल्प बनाए, एक प्रकल्प का नाम बता दे जो इस देश में महंगाई के लिए लड़ाई लड़ा होगा। आप जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चौहान जी, धनंजय जी जो बोल रहे हैं उसका आप जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पांडे जी, परिवारवाद की भाषा मैं आपको बताता हूँ क्या होती है। परिवारवाद वो होता है कि जो 3 बार नेता उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से हार जाता है, अरुण वोरा, उसको 4थी बार टिकट दे दी जाती है, ये परिवारवाद है। 7 बार से उसी परिवार के लड़के को टिकट दे दी जाती है, वो परिवारवाद है। 50 से 55 साल से अगर एक ही सीट में एक ही परिवार आ जाता है, वो परिवारवाद है। 3 बार हारने के बाद अच्छा, मतलब डॉक्टर रमन सिंह जी का पुत्र अभिषेक सिंह परिवारवाद नहीं है? बलिराम कश्यप का पुत्र केदार कश्यप पुत्र परिवार नहीं है? मतलब ये परिवार नहीं है? ये क्या अलग अलग है? बलिराम कश्यप अलग है, केदार कश्यप अलग है, क्या बोल दो? डॉक्टर रमन सिंह जी अलग है, अभिषेक सिंह जी अलग है, बोल दो। दोनों का रिश्ता नहीं है। बोलो ना, परिवारवाद क्या है? गोपीनाथ मुंडे के पुत्री पंकजा मुंडे एक परिवार नहीं है? अनुराग सिंह के परिवार का हिस्सा नहीं है आपके जो मंत्री हैं? तो आप दोनों को अलग अलग मानते हो क्या? पिता पुत्र नहीं मानते, एक परिवार का हिस्सा नहीं मानते? कुछ भी बात करते हो, लॉजिक ऐसा दो जो आदमी को जजे। बोल दो विश्राम यादव जो आरएसएस के नेता हैं और गजेंद्र यादव पिता पुत्र नहीं है, बोल दीजिए आप, मैं मान लूंगा, ठीक करो आप। नहीं, वो तो मान ही लॉजिक ऐसा तो ना, अपने पाप को छुपाने के लिए कुछ भी बोलोगे और हम सुनेंगे, ये संभव नहीं है। ठीक है चौहान जी आप कंटिन्यू करिए। चलिए बोले चौहान जी। नहीं, मेरे को चौहान जी बोलिए।
कंटिन्यू अरे, करने दिया रहता है। आप लॉजिक में बात करो, ऐसा बात बोलो जो मेरे को सुनने में अच्छा लगे, दर्शक सुने उसको भी अच्छा धनंजय जी, लगे। एक-एक करके या तो बात बोल दो रखते कि हैं, रमन जिससे सिंह क्या होगा, में दोनों की रिश्ता बात नहीं है, बोल स्पष्ट भी दो। रहेगी और जनता सुन भी पाएगी। आप इनको बोल लेने वही दीजिए, बोल रहा फिर हूं मैं, आपको लॉजिक में मैं बात तो करो पूरा आप। समय दे रहा हूं आपको। चौहान जी, आप अभी बोल लीजिए, फिर मैं धनंजय जी आपको पास आऊंगा, आपको भी समय दूंगा। बोले चौहान जी। परिवारवाद ये होता है कि 3 बार के रमन सिंह जी के बेटे अभिषेक सिंह जी अगर सांसद लड़ते हैं तो जब सबकी टिकट काट दी जाती है तो हम अभिषेक सिंह जी की भी टिकट काट दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी ये है, भारतीय अरे जनता पार्टी ये है। और जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने बोला, उचित शर्मा जी ने, कि उनकी भी खुद की आइडेंटिटी थी और मैं सिर्फ उनके पुत्र होने के नाते उनको टिकट दी गई है, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। मैं ये बोल रहा था कि जिस आदमी ने काम किया, बैकग्राउंड देखिए उनका, जिस आदमी ने ऐसा काम किया वो संस्कार भी है वहां पर, और उस संस्कार को लेके जो आदमी को शिक्षा मंत्री बनाया गया वो काम कैसा करेगा। भारतीय जनता पार्टी ऐसा पूरे संस्कार को देख के, पूरे काम को देख के उस आदमी को वो वाला काम दिया हुआ। ठीक तो दूसरी बात, ठीक, मैं उस एक फाइनल बारे में कमेंट ले बात लेते हैं। परिवारवाद पर किसी और दिन चर्चा करेंगे धनंजय जी, बिल्कुल विस्तार से बिल्कुल, चर्चा करेंगे, क्योंकि परिवारवाद दोनों पार्टियों में है और दोनों बहुत पार्टी के सारे अपने लोग साथ में, परिवारवाद के उसमें आए हैं। उचित जी, आपसे बिल्कुल एक फाइनल कमेंट लूंगा कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है और कांग्रेस जो पॉलिटिक्स कर रही है, क्या भविष्य में इस तरह की पॉलिटिक्स की कोई जगह बचती है? क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया, चाहे संगठन की बात हो या सरकार की, कि एक नई पीढ़ी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या लगता है भविष्य में इस तरह के बयानों की, पोस्टरों की जरूरत या प्रासंगिकता बची रह सकती है? बिल्कुल चुनौती बिल्कुल बढ़ेगी आने वाले समय में, चुनाव में बिल्कुल चुनौती बढ़ेगी। जिस तरीके से वो कांग्रेस के सामने एक नया एग्जाम्पल सेट कर रहा है, यूथ लोगों को सामने ला रहा है, तो कांग्रेस को भी अपने आप में चेंजेस लाने पड़ेंगे। नो डाउट कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी रणनीति है और इसके तहत ही अगर कांग्रेस इसमें समक्ष नहीं चली और अभी भी अपने पुराने लोगों को, जिनका कोई अब जो है इनका धरातल हकीकत में हो, ठीक है वो बड़े नेता है, उनका सम्मान है, एक मार्गदर्शक मंडल कांग्रेस को भी अपना खोलना पड़ेगा जहां वरिष्ठ नेताओं को बैठाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि यूथ अब ना तो उनकी बात को समझ रहा है, ना सोच रहा है, ना उनकी आइडियोलॉजी पे बहस और विमर्श कर पा रहा है। यूथ जो कनेक्ट होता है वो यूथ के साथ ही होता है, उनकी बात, उनकी समझ और उनके एग्जाम्पल पे वो चलता है, उनकी एक आइडियोलॉजी पे चलता है। तो यूथ कनेक्ट करने के लिए कांग्रेस को भी यूथ को उतारना पड़ेगा। 2028 का चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा कांग्रेस के लिए। जी, मतलब कांग्रेस जो मोहब्बत की दुकान खोल रही है, उसको यूथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स की भी दुकान खोलनी पड़ेगी। आज सभी विषयों को लेकर हमने चर्चा की कि मंत्रिमंडल विस्तार और उसके बाद कांग्रेस की पॉलिटिक्स क्या है, बहुत गर्मागर्म चर्चा रही। मेन बात ये रही कि बीजेपी ने एक नए तरीके की पॉलिटिक्स को छत्तीसगढ़ में सेट कर दिया, कम से कम छत्तीसगढ़ में, जहां पहली बार के विधायक को भी मंत्री बनाया जा सकता है और 4-4 बार के विधायक मंत्री पद की दौड़ से बाहर होने के बाद भी कोई विवाद नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, यहां तक कि सोशल मीडिया पर वो विधायक लोगों को बधाई देते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स अब इस दिशा में जा रही है और उचित शर्मा जी ने जो कहा कि कांग्रेस को भी इस तरीके से सोचना चाहिए, युवाओं को अपने पक्ष में करने के लिए युवा लीडरशिप लाने की जरूरत है। आज की चर्चा में आप लोग शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को आज यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।